हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान विषय की वर्कबुक का, जिसके कार्यपत्रक 20 तक का अध्ययन हमने कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कार्यपत्रक नंबर 21, 22 और 23 का। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप हमारे इस चैनल पे अगर नए जुड़े हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसका पहला प्रश्न है कार्यपत्रक नंबर, अमीबा, स्पाइरोगोयरा एवं ईस्ट में कौन सा लक्षण प्रजनन का एक प्रकार है? तो इन तीनों में अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। ये तीनों क्या करते हैं? अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में अंडाशय के विभिन्न भाग ABCD के नाम लिखने आपको। ये क्या है? अंडवाहिनी। बी क्या है? अंडाशय। सी गर्भाशय और डी योनि। इस तरीके से इन ABCD के नाम आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है, वृषण देह गुहा के बाहर क्यों होते हैं? वृषण को देह गुहा के बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए तापक्रम है वो शरीर के तापक्रम से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। इसलिए ये देह गुहा में शुक्र जनन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। अगर ये देह गुहा के अंदर होंगे तो किसकी? शुक्र जनन की, शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए आपको टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए। अगला प्रश्न है, वयस्क में शुक्रवाहिनी को हटाकर उसके स्थान पर रबड़ की नली लगा दी जाए तो क्या दुष्प्रभाव होगा? शुक्रवाहिनी हटाने पर शुक्राणुओं का वहन है वो रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिनी हटाने से शुक्राणुओं का वहन रुक जाएगा। इसके साथ अपना कार्यपत्रक नंबर 21 होता है पूर्ण। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 22 पर। कार्यपत्रक नंबर 22, जिसका पहला प्रश्न है, स्त्रियों में फ्लैपियन ट्यूब को धागे से बांध दिया जाए तो कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? स्त्रियों में जब फ्लैपियन ट्यूब होती है उसको धागे से बांध देंगे तो जो अंडा है वो गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा और जिससे गर्भाधान है वो नहीं हो पाएगा। फ्लैपियन ट्यूब है उसके द्वारा जो अंडा है वो गर्भाशय तक नहीं होगा और निषेचन नहीं होगा, जिससे गर्भाधान की क्रिया पूर्ण नहीं होगी। अगला प्रश्न है, पुष्प के अनुदैर्ध्य से काट दिया गया है और नामांकित कुछ नाम दिए गए हैं। इनको आपको पुष्प के जो काट है उसमें दर्शाने हैं। तो ये हो गया वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तो तीनों हो गए स्त्री केसर। परागकोश, तंतु और ये हो गए योजी। परागकोश और तंतु ये क्या हो गए? पुंकेसर के भाग हो गए। ये दल है, बाह्य दल है। इस तरीके से आपको ये नाम है इस चित्र में दर्शाने हैं। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो एड्स का नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प में क्या अंतर है? एक लिंगी पुष्प क्या होता है? जिसमें लैंगिक अंग नर या मादा दोनों में से कोई एक उपस्थित होता है वो एक लिंगी होता है। जिनमें दोनों उपस्थित होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। देखो, एक लिंगी ऐसे पुष्प जिसमें केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं, जैसे पपीता। उभयलिंगी ऐसे पुष्प जिसमें नर व मादा दोनों जनन अंग होते हैं, जैसे गुलाब, नील गुलाब या लिली। अगला प्रश्न है, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें पूरे जीव का निर्माण शरीर के किसी हिस्से से होता है क्या कहलाती है? यानी शरीर का कोई हिस्सा क्षत विक्षत होकर किसी जीव का अलग हो जाता है और उससे पूरे जीव का निर्माण होता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन कहलाती है। इसके साथ अपना कार्यपत्रक नंबर 21 भी होता है पूर्ण। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक संख्या कार्यपत्रक नंबर 23। पहले वाला 22 था।
आपको एक चित्र दे रखा है अलैंगिक जनन का। आपको ये जो चित्र है इसको देखकर बताना है ये कौन सा जीव है और इसमें कौन सा प्रकार है वो जनन का है। जो चित्र है उसमें देखो हाइड्रा है और इसमें मुकुलन विधि के द्वारा इनमें जनन हो रहा है। अलैंगिक जनन की ये विधि है मुकुलन। अगला प्रश्न है पुरुषों के मूत्र मार्ग को उभय मार्ग क्यों कहा जाता है? उभय मार्ग क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुरुषों में मूत्र मार्ग मूत्र और शुक्राणु दोनों का वहन करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उभय मार्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है ऋतुस्राव क्यों होता है? तो इसका उत्तर है ऋतुस्राव के समय गर्भाशय निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करता है। गर्भाशय तैयार होता है निषेचन के लिए और अब इस समय अगर गर्भाशय है उसकी दीवार क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है और साथ ही साथ स्पंजी हो जाती है। लेकिन निषेचन नहीं होने के कारण ये जो दीवार है ये धीरे धीरे टूटकर रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकलती है योनि मार्ग से और इसे ही हम ऋतुस्राव कहते हैं। जब निषेचन नहीं होता है तो ये जो दीवार है वो टूटकर बाहर आती है रक्त या म्यूकस के रूप में, इसे हम ऋतुस्राव कहते हैं। अगला प्रश्न है मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये अपनी पुस्तक में नर जनन तंत्र का डायग्राम चित्र दे रखा है, वो यहाँ देखकर आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कायिक प्रवर्धन क्या है? तो पादप के किसी भाग के अलैंगिक विधि द्वारा विकास होता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। छठा क्वेश्चन है मुकुलन, विखंडन और पुनरुद्भवन की परिभाषा देनी है और साथ ही प्लेन एरिया में होने वाले प्रजनन का चित्र बनाइए। तो मुकुलन क्या होता है? किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है जिसे मुकुल या बड कहते हैं और अलैंगिक जनन की ये विधि क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। यानी कोई भी जीव शरीर की बाहरी सतह के ऊपर एक समसूत्री विभाजन के द्वारा एक उभार बन जाता है और इसे हम बड कहते हैं और अलैंगिक जनन की ये विधि क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। उसके बाद है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या है? ये पुनरुद्भवन है जो कुछ जीव अपने कायिक भाग से ही नए जीव का निर्माण कर लेते हैं और ये क्रिया क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन कहलाती है। ये प्लेन एरिया है जिसमें पुनरुद्भवन की क्रिया है वो आपको दर्शाई गई है। प्लेन एरिया जीव जो ये एक जीव है इसके भाग हो गए, छोटे छोटे भाग हुए और सभी भाग अपने आप में एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। आगे विखंडन। तो द्विवीय विखंडन है वो जनन विखंडन है। द्विवीय विखंडन या बहुविखंडन कि किसी जीव है वो एक से अधिक टुकड़ों में खंडों के द्वारा अलैंगिक जनन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। अमीबा में होता है इसे क्या कहेंगे? अपन विखंडन कहते हैं। इसी के साथ ही हमारा कार्यपत्रक नंबर 23 भी होता है पूर्ण। आज के इस वीडियो में हमने अध्ययन किया है कार्यपत्रक नंबर 21, 22 और 23 का और इसी के साथ साथ तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल पे नए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।